सो बेटा इन द लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये कर्व क्या कहता था ये बात आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया था किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये वाला जो ग्राफ होता था, एक बार दोबारा बनाता हूं, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर यहां पे आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हुआ करता था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल गाइस, है ना, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी हुआ करती थी। तो ये कर्व कुछ ऐसा जाता था, कुछ ऐसा जाता था बोलो हाँ या ना? बिल्कुल जाता था। मैंने कहा अगर ये वाला मामला पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पर था अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, ठीक है, तो ये ग्राफ थोड़ा शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा? उसका रीजन सिंपल है। कम टेम्परेचर पे अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहां तक जा रही थी, टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी आगे तक शिफ्ट होगी, मतलब मॉलिक्यूल्स आगे तक गए कि नहीं गए। अब नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल विल रिमेन सेम। तो ये जो ग्राफ के अंडर का कर्व होता है बेटा, क्या होता है ग्राफ के अंडर का? ग्राफ के अंडर का कर्व, ये क्या होता है? कर्व के अंडर का एरिया, वो देता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, मॉलिक्यूल इंक्रीज नहीं होंगे। तो जो ये ग्राफ आपका मैक्सिमा की वैल्यू ज्यादा ऊंची थी, अब वो वैल्यू थोड़ी राइटवर्ड और राइट में शिफ्ट हो जाएगी, काइंड ऑफ कुछ ऐसे। ये मान लो ये T2 टेम्परेचर है। अब अरे बोलो, ये जो मैक्सिमा ऑफ द कर्व है दैट शिफ्ट्स टू लोअर राइट साइड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? अरे बोल मेरे भाई, भाई मेरे भाई, भाई बोलो है। अब क्यों शिफ्ट हुआ? रीजन इज सिंपल। जो मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड में हुआ करते थे क्योंकि कम टेम्परेचर था, कम एनर्जी थी, अब वो राइटवर्ड मूव करेंगे, ज्यादातर मॉलिक्यूल आगे पहुंचेंगे। और क्योंकि कर्व अब ज्यादा चौड़ा होने वाला है तो हाइट को मुझे क्या रखना पड़ेगा? कम। हाइट को कम रखना पड़ेगा। और चेक करके देखना बेटा, जितना पहले एक्टिवेशन एनर्जी थी और पार्टिकल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे इन दी रिएक्शन, बाद में भी एक्टिवेशन एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन, अरे भाई मेरे भाई, गोइंग टू रिमेन सेम। अरे बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी डू नॉट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो। तो ये टेम्परेचर, ये एक्टिवेशन एनर्जी जो पहले थी आज भी वही रहेगी, बट पहले अगर आपके इतने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट हो रहे थे, आज मॉलिक्यूल्स थोड़े से ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बोलो समझ आया कि नहीं आया? बेटा टाइप कर ले प्लीज जल्दी जल्दी। है समझ आया नहीं आया? अब आप अपने क्वेश्चन पुट करो, क्या डाउट है? अभी क्लियर है? डाउट बेटा बिना झिझक के पूछा करो, ये क्लास तुम्हारी है। अगर मैं तुम्हें ही नहीं समझा पा रहा तो मैं क्या कर रहा हूं? क्लियर? मान लो आ गया बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कोई डाउट यहां तक? फिजिक्स, फिजिक्स नहीं, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, केमिस्ट्री में काइनेटिक एनर्जी बोला ना मैंने अभी यहाँ पे है। फिर बोलो बेटा, कोई सा डाउट यहां तक? बिल्कुल भी हिचकना नहीं भाई डाउट पूछने में। अबे तू तो अगले साल। पॉइंट है भाई, वैसे इस बात में पॉइंट है। ये समझ आया? बोलो है। तो कुल मिलाकर के ये आपको समझ आ गया। आपको पहले ही बता दिया था, एरिया अंडर द कर्व गिव्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स नहीं बढ़ा करते। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फ्रॉम T1 to T2 maximum of the curve shift to lower right of the graph. You got this point? Okay, very nice. तो आगे चले बेटा, आगे चले नहीं, ये पिछली क्लास का काम है बेटा। आगे चलो 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 चले। अगला लिखेंगे बेटा कोलिजन थ्योरी। क्या लिखेंगे? कोलिजन थ्योरी लिखेंगे बेटा। बेटा दोबारा कह रहा हूं, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट नहीं समझ आया, दे कैन आस्क
फ्रीली। बेटा अगली हेडिंग डालेंगे, हेडिंग का नाम है कोलिजन थ्योरी। क्या नाम है बेटा? कोलिजन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं करेंगे इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। समझ रहे हो? फिजिकल कोलिजन जरूरी है और कोलिजन होने के बाद इंटरमीडिएट बनेगा। अब इंटरमीडिएट के बाद और भी बहुत सी कंडीशंस होती हैं कि वो प्रोडक्ट में जाएगा या नहीं जाएगा, बट बिफोर दैट। हाँ बेटा, कैटलिस्ट बोले तो अगर मान लो हम रिएक्शन को स्पीड अप कराना चाहें, अरे कैटलिस्ट की टर्म्स अभी आएंगी, अभी कैटलिस्ट वाली टर्म पूरी एक्सप्लेन करनी है। अभी पहले आप लोग ये देखो बेटा, यहाँ ध्यान दे। मान ले कि आपके पास ए और बी दो रिएक्टेंट हैं जो कोलाइड करके क्या बनाते हैं बेटा? इंटरमीडिएट। मैंने इंटरमीडिएट का एक और क्या नाम बताया था आपको? इंटरमीडिएट को और क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। की बोलते हैं बेटा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। गॉट इट? और ये इंटरमीडिएट फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? प्रोडक्ट में। अब इस कोलिजन को रिलेट करना पड़ेगा बेटा किससे? रेट से। किससे रिलेट करना पड़ेगा? तो अब लिखना बंद कर दो पहले, लाइक दिस, बाबू साहब की तरह। ओ भाई, ये एक्सप्रेशन नाइस है तेरे, याद ध्यान दो। मैंने आपको कहा कि मैक्सिमम कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं? मैक्सिमम बना सकते हैं कि जितने सारे टकराए सब कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में। मैक्सिमम यही हो सकता है। ठीक है? अब यूं हो कि भाई मैं टकराया ही पर मेरा प्रोडक्ट बनवा दो भाई, तू जा भाई, टकराना तो पड़ेगा। तो जब ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी को रेट से रिलेट करने लगे तो उन्होंने कहा रेट शुड बी इक्वल टू इट्स कोलिजन फ्रीक्वेंसी। किसकी? ए और बी की। तो जेड ए बी क्या होता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है? पर जितने टकराए सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, इज इट पॉसिबल? इस पेपर को 50,000 बच्चों ने दिया था, सबका सिलेक्शन हो गया। 100% सिलेक्शन होता है। अबे पेपर रखा ही इसलिए जाता है कि 100% नहीं लेना सिलेक्शन। पेपर और किस लिए है, समझ रहे हो? तो जेड ए बी टोटल रेट के बराबर आता ही नहीं था कभी। तो हमने कहा यार क्यों नहीं आता, कम आता है, सारे कन्वर्ट होते ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि जब रिएक्टेंट कोलाइड करते हैं कम से कम इतनी एनर्जी से कोलाइड करे जिस एनर्जी को मैं क्या बोलता हूं? एक्टिवेशन एनर्जी। अब यूं आके यूं रिएक्टेंट कोलाइड करते, क्या है ये? मैं इसकी पूछ आ करके मतलब कुछ एनर्जी तो हो। वो मिनिमम एनर्जी अगर नहीं है तो उस कोलिजन का कुछ नहीं होता। ठीक है? तो देयर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड, क्या सारे मॉलिक्यूल उतनी एनर्जी से कोलाइड कर रहे हैं? सारे तो नहीं कर, कुछ फ्रैक्शन कर रहा होगा। दैट फ्रैक्शन इज योर मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो उस एनर्जी से कोलाइड कर रहा है या उससे ज्यादा एनर्जी से कोलाइड कर रहा है जो कि आपको बेसिकली चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन है, 1 से कम होगा, तो जेड ए बी में 1 से कम नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल आंसर कम आएगा। हाँ, बट रेट अब भी नहीं बराबर आया। तो ये तीसरी चीज एक और लेके आए और उस तीसरी चीज का नाम इन्होंने क्या दिया? इसको नाम दिया उन्होंने स्टेरिक फैक्टर। क्या नाम दिया बेटा? स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर का मतलब ये होता है कि भाई देखो, मेरे को सिर्फ कोलिजन नहीं कराना और ऐसा भी नहीं है कि चलो सिर्फ एनर्जी एस्पेक्ट मीट हो गया तो भी काम चल जाएगा। जैसे मैं कहूं कि यार आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, मान के चलो क्या बनना है आपको? डॉक्टर या इंजीनियर। तो आपको यार पढ़ना जरूरी है, चलो भाई पढ़ रहे हैं। ठीक है? अब पढ़ने के बाद भी आपको कम से कम उतना पढ़ना जरूरी है जितना पेपर में, अरे यार पेपर की एक नीड होती है
कि भैया इतना जो पढ़ रहा होगा उसी का होगा सिलेक्शन, अदरवाइज भूल जाओ। पर अब सिर्फ उतना पढ़ना जरूरी नहीं है, दोबारा सुनो, सिर्फ उतना पढ़ना जरूरी है। देयर इज वन मोर थिंग, सिस्टमैटिक वे में और एक पर्टिकुलर डायरेक्टेड वे में पढ़ना है। वो पिक्चरों में कहता ना ज्ञान बट रहा है कहीं से भी ले लो भैंस की, क्या तुम एक कहीं से भी बटरा वाला ज्ञान नहीं चाहिए मुझे, एग्जैक्टली वो चीज चाहिए जो मेरे पेपर में आने वाली है। ये बात मानते हो या नहीं मानते? सोच करके देखो, अगर आप कुछ भी पढ़ के जा रहे हो तो पेपर क्लियर होने की गारंटी है क्या? हाँ, नहीं है। आपको एग्जैक्टली वो पोर्शन पढ़ना होगा ना जो पेपर में आ रहा है। मान लो पेपर में आ नहीं रहा, आपने वो पोर्शन पढ़ा, नो डाउट आपने नॉलेज गेन करी, बट वो क्या यूज हो पाई? तो ध्यान देना, तीसरी चीज होती है ओरिएंटेशन फैक्टर। क्या होती है? वो ओरिएंटेशन फैक्टर रो है। तो रेट सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता व्हाट इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये ZAB आपका होता है नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, कि पर यूनिट टाइम में एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने कोलिजन हो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता, वो कोलिजन इफेक्टिव कितने हैं इस बात पे। जैसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, इफेक्टिव पढ़ाई करनी है। कई बच्चे होते हैं जो कहते हैं, टॉपर का आता है ना सर कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, बताते हैं वो 8 घंटे 7 घंटे 9 घंटे बताते हैं। तो भैया 8 घंटे 9 घंटे तो हमारे भी जा रहे हैं पढ़ाई में, जा रहे हैं ना। पूरे दिन में कितना ही खाली टाइम मिलता होगा तुम्हें, है? ऐसे मासूम से बन जाएंगे, वो टाइम ही नहीं मिलता हमें। टाइम मिलता है तुम्हें, वो बात अलग है कि मैंने पढ़ना नहीं है उस टाइम में। ठीक है, तो देखो अभी पेपर आएंगे तो तुम भी अपना बेस्ट दोगे, 8 घंटे 9 घंटे पढ़ोगे ना, बट स्टिल क्या सबका सिलेक्शन होगा? नहीं, क्योंकि सारे ना उस डायरेक्टेड वे में नहीं पढ़ रहे होंगे। अब कुछ भैंस की कुछ पंचतंत्र की कहानियां पढ़ रहे होंगे उसमें, मतलब जो भी पढ़ रहे होंगे रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो अभी ध्यान देना, मैं आपको 2 डेफिनेशंस दिखा रहा हूं, ठीक है? उन डेफिनेशन को पहले पढ़ो। क्या कि ZAB आपकी होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, विच इज बेसिकली नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। और सिर्फ कोलिजन से कुछ नहीं होगा, आपको वो सिर्फ कोलिजन नहीं, आपको उस कोलिजन का इफेक्टिव होना जरूरी है, मतलब कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव कौन बनाता है? 2 और फैक्टर। कौन कौन से? पहला, कम से कम उतनी एनर्जी होनी चाहिए जितनी चाहिए। दूसरा, स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर बेसिकली क्या? ओरिएंटेशन फैक्टर। अगर इसको मैं कुछ एग्जांपल से समझूं तो आपको यहां पे ऐसे समझ आ सकता है। क्या? मान लो आपको H2 और I2 रिएक्ट करके बेटा 2HI बनाना है, तो तुम बताना कौन सा कोलिजन ज्यादा अच्छा रहेगा, ये तुम्हें बताना है। तुम बताना कोलिजन कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या कर रहा है? ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अगर मैं कोलिजन एक कर रहा हूं लाइक दिस, टन 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 टन, एक ऐसा और एक ऐसा, ऊपर वाले कितने HI बनाएगा? एक। और नीचे वाले? ओरिएंटेशन मैटर करी नहीं करी? करी ना, बिल्कुल करी। तो ओरिएंटेशन फैक्टर मैटर करता है। एक और एग्जांपल ले, एक और एग्जांपल मान करके चल, ये तेरा CH3 और Cl है सपोज। अगर तुझे SN2 अटैक कराना है, कौन सा अटैक? तो क्या ये अटैक हो सकता है? सामने से, कहां से होगा? बैक अटैक। तो ओरिएंटेशन मैटर कर रहा है ना, ओरिएंटेशन बिल्कुल मैटर करता है। इज दैट क्लियर? अरे बोलू, वेरी गुड। तो यहाँ पर ध्यान है, अभी तो एक वर्जन शो करता है ऐसे। हाँ, अगर आपने स्टेरिक फैक्टर को डिफाइन करना होगा तो अभी करते हैं, बस 1 मिनट दो। ये देखो बेटा, ए देखो मेरे लाल, एम देखो मेरे लाल, ए पकड़ो के लिखा। पहले तो ए देखना सी, ये लिखना है आपको पेपर में। क्या लिखना है? ये पेपर में लिखना सी। क्या? द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द
reaction mixture is known as collision frequency of A and B. Got it? Next definition, और जो बड़ी कलाकार चीज है, नेक्स्ट क्या है मेरे लाल? अरे अब पहले यू ढूंढ गया कहां? ला भाई, ले मेरा भाई देख क्या लिखा, पढ़ियो मेरे भाई, भाई मेरा भाई, भाई रे देख क्या लिखा है। ये लिखा है द कोलिजन in which molecules collide with sufficient kinetic energy। पहली क्या वो है? sufficient kinetic energy होनी चाहिए which is equal to क्या होता है वो मिनिमम? एक्टिवेशन। मिनिमम इज बेसिकली एक्टिवेशन। सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए जिसको हम छी यार, एक तो ये थ्रेशोल्ड वर्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब हमने पहले भी सुना हुआ है, वो बेसिकली मिनिमम। अरे बोल मेरे भाई, हाँ, कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड गाइस, एंड के आगे एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन so as to facilitate breaking of bond between the reacting species and formation of new bonds to form the products are called ला मेरे भाई इफेक्ट। क्या गरीबी है यार, एक दिन सब सही हो जाएगा। इफेक्टिव कोलिशन, यही बात समझ? किसकी याद आ रही है? अब बता दे। है? अच्छा दरगाह भाई, मैं नहीं पूछ रहा फिर। यो भाई, यू वाला तो पहले लिख रखा था तुमने, अब आगे वाला लिखोगे? पर तुम लिखोगे क्या? पहले मैं पूरी बात बता दूं आपको मेरा भाई। ये बात सुनो, ये आपका क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी मेरे लाल। ये क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और E की पावर माइनस EA बाय RT क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू एंड मोर देन, हाँ यहां पे क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी। और लास्ट में रो क्या है मेरे लाल? अरे क्या, अरे ये क्या है? ओरिएंटेशन फैक्टर। बोल मेरे लाल क्या है ये? ओरिएंटेशन फैक्टर। अब एक काम करो, इसे लिखना चालू करो बेटा। तो बेटा यहां पर ध्यान देना। अब नेक्स्ट आया है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। इससे पहले मैं आपको कैटलिस्ट बताऊं, सबसे पहले कैटलिस्ट की डेफिनेशन समझाता हूं। कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, यहां ध्यान देना। क्या लगता है बेटा कैटलिस्ट क्या होता है? हाँ, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। गलत, अबे तुम तो ले। हाँ, पहले हुआ करता था कैटलिस्ट, उसे बोलते थे जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता था। पॉइजन उसे बोलते थे जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता था। बहुत बढ़िया था। फिर उन्होंने बोला कि ये तो बच्चों को समझ आ रहा है, अभी डेफिनेशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कैटलिस्ट उसे बोला जो इंक्रीज भी करता है डिक्रीज भी करता है। अब बच्चा कंफ्यूज होने लग गया। तो नई यही है, नई डेफिनेशन के हिसाब से कैटलिस्ट क्या है? एनी सब्सटेंस विच ईदर इंक्रीज और डिक्रीज। सो फॉर दिस आप एक वर्ड यूज करोगे, अ सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ, विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। इज दैट क्लियर? तो लिखेंगे अंग्रेजी दे विच, लिख भैया, द सब्सटेंस which
alters the rate of reaction without itself being consumed in the reaction. Got it बेटा? अरे बोल दो ना जरा. Without itself being consumed in the reaction. अभी तुम्हें बताता हूं, जब हम कोई रिएक्शन पढ़ते हैं, अच्छा हाँ, एक चीज और, ये कैसे ऐसा करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है. आपको मैं 2 कंडीशन समझा रहा हूं बेटा, बिल्कुल ऐसे बैठ दो लाइक दिस, ये ओ वैसा, ठीक है. अभी आपको ये समझाता हूं कि ये कैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है. मैं आपको 2 कंडीशन दूंगा बेटा, आप बताना उन 2 कंडीशन में किस में ज्यादा काम कर पाओगे, इजीली कर पाओगे, ये आपको बताना है. जैसे मान करके चलो यहां पर एक कुआं है, क्या है लाला, यहां एक कुआं है, ठीक है. और ये जो कुआं है, मैं उसके यहां पे आके खड़ा हो गया ऐसे, अरे बोलो, यहां आके खड़ा हो गया, मत बोल, नहीं फ्यूचर में कोई धक्का दे जाएगा, खाई में भी नहीं ले जाएगा, कुएं में धक्का दे देगा. यहाँ दोबारा सुनो मेरी बात, यहाँ एक कुआं है और मैं यहाँ आके ऐसे खड़ा हो गया. अगर मुझे पानी निकालना है, मैं कुछ ऐसा करूं कि बाल्टी में रस्सी बांधूं और ऐसे ही बाल्टी फेंक दूं और पानी यूं खींचूं, तो ये प्रोसेस इजी है ऐसे वाला, या फिर दूसरा जो कि आप जानते हो जनरली यूज होता है काइंड ऑफ, कि यहाँ पे 2 डंडे लगाओ, बीच में पुली लगाओ और पुली के ऊपर ऐसे करते हुए रस्सी फेंको और खुद थोड़ा दूर चले जाओ और तब खींचो. कौन सा इजी है? पुली वाला इजी है. वही पानी, वही बाल्टी और वही तुम. पहले केस में थोड़ा मुश्किल था, और अगर आप ऐसे खींच रहे हो रस्सी से तो हो सकता है पैर फिसल जाए और तुम नीचे, है ना. और दूसरे केस में तुम पीछे रहोगे, अरे समझ रहे हो, दूसरा केस में इजी है मामला. तो काम वही पर पाथ अलग. अरे बोलो यार. तो दूसरे केस में पानी जल्दी भी आएगा और ज्यादा भी खींच पाओगे, इजीली भी खींच पाओगे. तो होता क्या है, आपने पाथ चेंज किया तो दोनों से एफर्ट्स चेंज हो गए. वेयरएज अगर ऐसे निकालना होता तो आधे से अधिक तो निकाल भी नहीं पाए. और भाई बाल्टी और पानी भारी होता है मामला, समझ रहे हो. 20 लीटर की बाल्टी, मतलब वो मान लो 20 लीटर 20 किलो पानी, समझ गए नहीं समझे. तो अभी क्या होता है, मान के चल तेरा रिएक्टेंट की एनर्जी काइंड ऑफ कुछ इतनी है, क्या है ये, रिएक्टेंट की एनर्जी, और ये है फाइनली प्रोडक्ट की एनर्जी. अगर आप बिना कैटलिस्ट के काम कर रहे थे, और कैटलिस्ट वो वाला था जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने वाला है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट करेगा, तो कैसे करता है समझो. अगर बिना कैटलिस्ट उसकी एक्टिवेशन एनर्जी डिमांड इतनी थी टोटल, बोल रहे हैं, तो विद कैटलिस्ट वो कोई ऐसा पाथ चुनेगा जिससे एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड, बोलो मेरे भाई मेरे भाई. तुम्हें एक बात बताऊं, चिज्जी, थोड़ी सी चिज्जी बताऊं, है, ये कैटलिस्ट क्या करता है, इट चूजेस अनदर पाथ विद स्लाइटली लेस एक्टिवेशन एनर्जी, अगर उसे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कराना है तो, ठीक है. और अगर स्लो कराना है तो वो एक ऐसा पाथ चूज कर रहा होगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी, और देखो जब तुम रिएक्टेंट के पास जो भी एनर्जी है, अगर एनर्जी बैरियर बढ़ा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन कम ही होने वाला है. हमारे देश में सरकार अगर किसी चीज को प्रमोट करना चाहती है तो वो क्या करती है, प्राइस नहीं कम होता, प्राइस नहीं कम होता, वो सब्सिडी देते हैं. लाला जैसे इस वक्त अभी फिलहाल वो सोलर पावर प्लांट को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं. अगर आपको अपने घर पे सोलर लगाना है तो मान लो 1.5 लाख रुपए का सिस्टम सारा लगना है, तो ठीक है, उसमें से मेरे को लग रहा है 50, 60, 70% पैसा वो दे रहे हैं, 30% ही आपको देना है. तो लोगों के लगवाने की, क्योंकि लोगों के लिए तो अब कम हो गया ना मामला, क्योंकि काफी तो उन्होंने पे कर दिया, तो लोगों के लिए वो बैरियर कम हो गया. और किसी चीज को प्रमोट नहीं करना होता तो वो खूब टैक्स लगाते हैं, समझ रहे हो बात को. अपने आप मुश्किल हो जाएगा, लोग कम यूज करेंगे. अब मानते हो नहीं मानते ऐसा है, बधाई हो बेटा, अब यहाँ ध्यान दो. ये बात आपको समझ में आई. तो अगर मैं आप एनर्जी वाले बात कर रहे हो, जो कैटलिस्ट इंक्रीज कर रहे हो उसको बात कर रहे थे कि वो ज्यादा डिमांड कर रहे हो तो वो कम भी है. नहीं, कैटलिस्ट
अगर आप मान लो पहले एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड ये थी, तो अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हो और कैटलिस्ट ऐसा है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना चाहता है, मतलब अब वो एक ऐसा पाथवे चूज करेगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी डिमांड कम है, तो ऑब्वियस सी बात है अब ज्यादा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर पा रहे होंगे, रेट बढ़ेगा। और ध्यान देना कैटलिस्ट का काम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के साथ छेड़छाड़ करना नहीं होता। इसमें भी एक्टिवेशन एनर्जी गलत दी है, मतलब जो एरोस है। हाँ बिल्कुल गलत है। इन्होंने यहां से लेके इसके बीच की एनर्जी का गैप एक्टिवेशन दे रखा है ना, विच इज टोटली रॉन्ग। बिल्कुल नीचे से उठता है ये। अल्ले हाँ ये बात याद है ना आपको, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात याद है। अब मैं आपको एक चीज है, यू समझ में आया कि नहीं आया है? तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है बेटा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। देख मैंने आपको एक चीज बताई थी, टेम्परेचर के बढ़ाने का, और शून्य तो नहीं भाई, शून्य तो नहीं, टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से रेट कांस्टेंट पे फर्क पड़ा करता था, एक्टिवेशन एनर्जी पे नहीं। बट कैटलिस्ट किसको चेंज कर रहा है? हाँ कैटलिस्ट किसे चेंज कर रहा है? अबे नहीं आई क्या बात? कैटलिस्ट डायरेक्टली डू छेड़छाड़ विद एक्टिवेशन एनर्जी बाय चूजिंग डिफरेंट पाथ ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अरे नहीं आई बात समझ? तो ऐथे लिखांगे, क्या लिखांगे बेटा? कैटलिस्ट, यहां पे स्टेयर बनाएंगे बेटा, बातें करेंगे प्लीज। कैटलिस्ट, हाँ 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 गैप वाली, हाँ तो गलत है वो। मैं तुहानू एक चीज बताऊंगा, आबा मैडम को ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं बता रहा हूँ मैम को नहीं पता, वो बात कंफर्म नहीं है मैम को, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो बात मैम को कंफर्म नहीं है। अल्लाह तुम तो ले, क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं केमिस्ट्री में कुछ डिफाइन करने वाला हूं? आई एम नो वन। मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें रेफरेंस चाहिए, आई विल गिव यू रेफरेंस, ठीक है? मैंने आपको छोटी सी बात बोली, आईआईटीज में, एनआईटीज में गलत बात पढ़ा रहे हैं, समझ आई बात? इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, द रिएक्टेंट वाली एनर्जी विल इंक्रीज और डिक्रीज। अगर मैं टेम्परेचर घटाता हूं तो इन दैट केस हर मॉलिक्यूल के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का गैप अलग अलग होगा, विच इज नॉट पॉसिबल ऑन द बिहाफ ऑफ द फैक्ट दैट एक्टिवेशन एनर्जी डू नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। एक्टिवेशन एनर्जी इज फिक्स फॉर any reaction. If you use the catalyst, then activation energy will change, otherwise not. ये बात आपको मैं अगर दिखा पाया तो दिखा देता हूं, टणा 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 टणा। ले लाला 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 मिल गया। ओए चंदन, चंदन मेरे भाई है, पढ़ के लिखा। भैया मोरे, ओ भैया मोरे, ए पढ़ो के लिखा मेरे लाल, पढ़ क्या लिखा है? इट इज बिलीव्ड दैट द कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन alternate pathway or reaction mechanism by reducing, not always reducing, by altering, by सारी हवा खा जा, इतना बड़ा मुंह पाड़ा है भाई इसने, हिप्पोपोटामस जैसा। भाई भाई अच्छे भाई, भाई अच्छे भाई, हाथ नहीं मार दो, लात रहा है तुझे, यहां जा। What I'm saying,
हाँ लाला यहाँ ध्यान दे. It is believed that the catalyst provide an alternate pathway or reaction mechanism by reducing, again the term is incorrect, by altering. अब तुम कहोगे यार तू ही चौधरी बन ले, बाकी का एनसीईआरटी तो बेवड़ी है भाई है. हम कंफ्यूज हो गए। मेरे को आपका लॉजिक समझ आ गया, बट मेरे को बस ये है कि आपकी मान उनकी मान। मत मान मेरी, जूजल करो गूगल. बोर्ड में तो बनाना ही पड़ेगा। क्या बोर्ड में तो वैसे ही बनाना पड़ेगा। सर बोर्ड में ना जो बता रहा हूं ये चलेगा, वो गलत नहीं कर सकते. अगर बोर्ड में गलत हुआ भाई साहब मैं चैलेंज करूंगा कोर्ट में. इससे ज्यादा क्या बात बोलूं, मैं खुद पर्सनल इंटरेस्ट से चैलेंज करूंगा, क्योंकि आई हैव. तुम्हें एक बात बताऊं, रिकॉर्डिंग में बोल दिया। हाँ अब सुन मेरी बात, एक बात बताता हूं आपको, बोलना नहीं चाहिए पर मैं दोबारा बता देता हूं. एक पेपर होता है जिसे बोलते हैं जेआरएफ का पेपर, जो रिसर्च के लिए होता है. गलती से उन्होंने गलत आंसर पे सही नंबर दे दिए और रिजल्ट आ गया, बच्चे अलॉट वलॉट सब हो गए सेंटर, क्योंकि उसपे ना पीएचडी में पैसे मिलते हैं बच्चों को, 50,000 55,000 ऐसे मिलते हैं. तो एक बच्ची ने फॉरेन ऑथर की किताब लेकर के कोर्ट में केस डाला और वो लड़की जीत गई. और कोर्ट ने पता है क्या पनिशमेंट लगाई, CSIR नेट वालों को क्या पनिशमेंट लगाई, कहते हैं जिन बच्चों को तुमने गलत आंसर पे पास किया और अब वो बच्चे पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, अब तुम उनके नंबर काटोगे नहीं, उनका पैसा तुम्हें देना पड़ेगा. और जो नए बच्चे अब इसके चेंज से जो और ऐड होंगे उनका भी दोगे जल्द से जल्द, विद अ रिटन अपॉलॉजी की हमारे से गलती हुई है. किसी देश को अगर बर्बाद करना हो ना तो वहां के पढ़ाई के सिस्टम से छेड़छाड़ करो, बर्बाद हो जाएगा. और कोर्ट ने बहुत सही आदेश दिए थे, तुम्हें ये पता. और CSIR ऐसा नहीं होता, CSIR नेट एक संस्था है जो बच्चों को रिसर्च करने का पैसा बांटती है. उन्हें बहुत तगड़ा झटका लगा था, समझ रहे हो. तो छोटी मोटी बात नहीं थी, बच्चे ने कोर्ट में केस किया, बच्चा जीता. आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है. तो यहां पे अगर कोई गलत करता है वी कैन चैलेंज. हम में ना कोई भी नहीं है बताने के लिए, हमारे पास रेफरेंसेस हैं और मैं रेफरेंस लेके आपको बता रहा हूं. इट माइट बी पॉसिबल कि फ्यूचर में वो रेफरेंस को गलत साबित करके एक नई डेफिनेशन दे दे अंडर द IUPAC सिस्टम, या जो भी चीज इसको एडमिट करती हो तब से वो चेंज हो जाएगा. बट फिलहाल अभी यही है. और इसमें 1% की भी, जिसे बोलते हैं ना, गलती नहीं है. तुम किसी मर्जी से जाओ पूछ लो, खुला चैलेंज. मेरे साथ ये केस तो है नहीं कि मैं चिढ़ जाऊंगा, मैं तुम्हें नंबर काट लूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है भाई काटने के लिए, ठीक है ना. सरकारी है ना, उनकी सैलरी टाइम पे आ रही है, तो उन्हें क्या जरूरत, क्यों चैलेंज करना है. हाँ एनसीईआरटी के हिसाब से करके आ जाएंगे और उन्होंने गलत कर दिया तो भी चैलेंज कर सकते हैं ना. तो नहीं चैलेंज कर सकते, क्योंकि अगर तो आप एनसीईआरटी पे क्लेम कर सकते हो कि आप गलत पढ़ा रहे हो. हाँ तो भी, तो लेंटर तो उनके लगेंगे. जब भी देयर इज मिस्टेक तो जिसकी गलती है उसके लेंटर लगेंगे. क्योंकि अगर एनसीईआरटी अभी तुमने स्टडी का रिसोर्स दे रखा है, या चले आगे पढ़. बाय रिड्यूसिंग द, जो कि वर्ड ऑल्टरिंग है, एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट. अरे बोल भाई, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर रहा है ना. एंड हेंस लोअरिंग द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर एज शोन इन द फिगर. अरे कौन सी फिगर, पीछे वाली फिगर. गॉट इट. अरे बोल दो मेरे भाई, मेरा भाई कुछ तो समझ आया होगा जो मैंने बोला है. तो यहां से हमारा ये आता है, यहां पे अगर मैं लिखूं कैटलिस्ट ओनली इंटरफेयर्स with the value of activation energy by providing alternate pathway
ऑफ रिएक्शन ऑफ बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म। बेटा इज दैट क्लियर? अरे बोल रहे लाला, यू समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको ये समझ में आया तो बेटा इसे लिखना चालू करेंगे फटाफट।